नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो वीडियो में हमने आपको बजट को समझाने का प्रयास किया हुआ है और पिछली बार में जो पिछला वीडियो था बजट का, उसमें हमने बजट के कंपोनेंट सीखे हुए थे। आज के वीडियो में हम बजट के कंपोनेंट से आगे बजट के घाटों को सीखेंगे और साथ ही साथ 2022-23 की जो प्रमुख घोषणाएं हुई हैं बजट में, उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और थोड़ा सा पिछली क्लासों में आपको जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनका रिवीजन 5 मिनट में हम लोग करते हैं। जैसे कि पिछली जो क्लास थी और पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने बजट के कंपोनेंट सीखे थे और बजट के 4 कंपोनेंट आपने सीखे थे। पहला कंपोनेंट राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा कंपोनेंट पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट। तीसरा कंपोनेंट राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और चौथा कंपोनेंट पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसको हमने विद फॉर्मूले के साथ में सीखा हुआ था कि सरकार की कौन सी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों में जाएंगी और सरकार की कौन सी प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों में जाएंगी। और इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, नो लायबिलिटी नो एसेट लॉस, अर्थात सरकार की वे सभी प्राप्तियां जिनके लिए सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती है और सरकार को एसेट का लॉस भी नहीं होता है, वो सारी की सारी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों के तहत जाती हैं। अथवा सरकार की वे सभी प्राप्तियां जिनका संबंध चालू वित्तीय वर्ष से होता है वो राजस्व प्राप्तियों में जाता है। और राजस्व प्राप्तियों के आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे सरकार को जितना भी टैक्स से पैसा प्राप्त होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, वो सारे के सारे पैसे राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत जाते हैं। और एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है, विधानमंडल नहीं है, उन सभी का बजट केंद्र सरकार के द्वारा ही संघीय बजट के साथ में पेश किया जाता है। तो इस तथ्य को आप याद रखें। जैसे अगर परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि यूनियन टेरिटरी का बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो आप बताएंगे कि वे सभी यूनियन टेरिटरी जिनमें विधानसभा नहीं है, जैसे एक्सेप्शन इसका दिल्ली है और पुडुचेरी है, यहाँ इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं और बाकी के जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें विधानसभाएं नहीं है। तो इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों का बजट कौन पेश करेगा? इनका बजट यूनियन बजट के साथ में ही पेश किया जाता है। तो कर राजस्व में संघ शासित क्षेत्र से जो टैक्स प्राप्त होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू आपने सीखा था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में मुख्य रूप से सरकार को जो भी ग्रांट मिलती हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक क्षेत्र की जो उपक्रम है उनसे जो भी सरकार को लाभ होता है वो सभी राजस्व प्राप्तियों में जाता है। सरकार ने यहाँ पर जो ऋण दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं सरकार के द्वारा दिया गया ऋण, इस ऋण के बदले में सरकार को जो ब्याज की प्राप्ति हो रही है वो भी राजस्व प्राप्तियों में जाती है। इसके अलावा फीस, फाइन, फेयर, किराया, ये सारी चीजें राजस्व प्राप्तियों में जाती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में हमने सीखा था कि सरकार की वे सभी प्राप्तियां जिनके लिए या तो सरकार की देनदारी बनती हो या एसेट का लॉस होता हो, वो सारी की सारी प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों में जाती हैं। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी, सार्वजनिक क्षेत्र में हिस्सेदारी को कम करके जो पैसा अर्जित करती है वो सारा का सारा विनिवेश में जाता है। विनिवेश को पूंजीगत प्राप्तियों में क्यों रखा गया है? क्योंकि विनिवेश से सरकार की देनदारी तो नहीं बनती है लेकिन सरकार को एसेट का लॉस होता है। दूसरा, सरकार के द्वारा लिए गए ऋण, लोन बोरोविंग बाय गवर्नमेंट, ये मद भी पूंजीगत प्राप्तियों में जाती हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि सरकार के द्वारा जो लिए गए ऋण है वो
आंतरिक ऋण भी होते हैं, बाह्य ऋण भी होते हैं, अर्थात सरकारें देश के अंदर से भी ऋण ले सकती हैं, देश के बाहर से भी ऋण ले सकती हैं, लेकिन राज्य सरकारें केवल और केवल देश के अंदर से ही ऋण ले सकती हैं, देश के बाहर से ऋण नहीं ले सकती हैं। और तीसरा है ऋणों की वसूली। जो सरकार ने यहाँ पर ऋण दिए हुए हैं जिनके बदले में सरकार को यहाँ पर ब्याज मिल रहा है, और वो व्यक्ति या वो संस्था जिसको सरकार ने ऋण दिया हुआ है, अगर वह सरकार को ऋण वापस कर देती है तो ऋणों की वसूली ये भी पूंजीगत प्राप्तियों में ही जाता है। दूसरा राजस्व व्यय, तो ब्याज का भुगतान ये राजस्व व्यय में जाएगा। करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जिसकी सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा की जाती है, ये भी राजस्व व्यय में जाएगा। सब्सिडी, रक्षा व्यय, सामाजिक सुरक्षा पर जो व्यय होता है, जैसे सरकार विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं चलाती है, मसलन प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, उनमें जो धन का आवंटन किया जाता है वो राजस्व व्यय में जाएगा। पिछली जो योजनाएं हैं उनके रखरखाव पर जो व्यय होता है, सपोज दैट पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने सड़कों का निर्माण किया, पुलों का निर्माण किया, अस्पतालों का निर्माण किया, स्कूलों का निर्माण किया, तो इनके रखरखाव पर व्यय होता है। तो जो पिछली योजनाओं में जो भी सड़कें, पुल, बंदरगाह इत्यादि बनाए गए हैं, उनके रखरखाव पर जो व्यय होता है वो सारा का सारा राजस्व व्यय में होता है। अपने कर्मचारियों को सरकार सैलरी और पेंशन देती है, ये भी राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। और सरकार के द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं वो भी आपके राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। और राजस्व व्यय किन व्ययों को कहते हैं, इसको भी हमने आपको समझाया था कि सरकार के वे सभी व्यय जिनमें सरकार का कोई भी पूंजी निर्माण नहीं होता है और जिनका संबंध केवल और केवल चालू वित्त वर्ष से होता है, उन्हें ही राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। पूंजीगत व्यय सरकार का पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिससे सरकार को कैपिटल फॉर्मेशन होता है, अर्थात पूंजी का निर्माण होता है। वो सारे के सारे व्यय सरकार के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखे जाते हैं। और पूंजीगत व्ययों में जितना भी अवसंरचनात्मक व्यय है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सरकार जितना खर्च करती है वो सारा का सारा पूंजीगत व्यय में जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जैसे सड़कों का निर्माण में सरकार का जो खर्च होता है, रेलवे नेटवर्क के विस्तार में सरकार का जो खर्च होता है, हॉस्पिटल बनाने में, पुल बनाने में, बंदरगाहों के विकास करने में, ये जितने भी सरकार के व्यय होते हैं जिस पे हम खर्च तो एक बार करें लेकिन जिनका लाभ हमें आगामी कई वर्षों तक मिलता है, ये सारे के सारे व्यय सरकार के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत जाते हैं। और सरकार के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं वो भी आपके पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ही जाते हैं। तो ये इस प्रकार से 4 कंपोनेंट हमने सीखे हैं और इन 4 कंपोनेंट से हमें मोटे मोटे तौर पर एक प्रकार से 2 प्रकार के बजट मिलते हैं। जैसे एक आपका बजट का एक हिस्सा राजस्व बजट कहलाता है और बजट का दूसरा हिस्सा पूंजीगत बजट कहलाता है। राजस्व बजट में विवरण होता है राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का। जैसे पूरा बजट, कुल बजट क्या है? कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का विवरण बजट कहलाता है। और ये बजट के 2 भाग आप देख रहे हैं, एक राजस्व वाला और दूसरा पूंजीगत वाला। तो राजस्व बजट किसे कहेंगे? ऐसा बजट जो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का विवरण हो। और दूसरा पूंजीगत बजट जिसमें पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण हो, उसे पूंजीगत बजट के नाम से जाना जाता है। तो बजट के कंपोनेंट सीखने के बाद और बजट के 2 हिस्सों को सीखने के बाद अब हम बजट के घाटों के बारे में सीखते हैं। जैसे एक आपका घाटे का बजट होता है और दूसरा बचत का बजट होता है। बचत का बजट जिसमें व्यय कम हो और प्राप्तियां ज्यादा हो, इस प्रकार का बचत का बजट कहलाता है, सरप्लस बजट कहते हैं। और दूसरा घाटे का बजट, डेफिसिट बजट में व्यय
अधिक होता है और प्राप्तियां कम होती हैं। जैसे सेविंग्स हम कब कहेंगे, हमारी बचत कब होगी, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी और अगर हमारे खर्चे कम होंगे तो उस समय पर हमें बचत होगी। घाटा कब होगा, जब हमारे खर्चे ज़्यादा होंगे और हमारी इनकम कम होगी तो उस समय पर हमको घाटा होगा। इसी प्रकार से जो बजट है वो भी सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। तो ये जो बजट है वो एक घाटे का बजट भी प्राप्त हो सकता है, बचत का बजट भी प्राप्त हो सकता है। और कंपटीशन में घाटे के बजट और बचत के बजट से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जब कभी भी रिसेशन का दौर चल रहा हो, मंदी का दौर चल रहा हो, तो पूछा जाता है कि सरकार को किस प्रकार का बजट पेश करना चाहिए। इसका सही जवाब है कि मंदी के समय, रिसेशन के समय सरकार को हमेशा घाटे का बजट प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन हो, महंगाई बहुत अधिक हो, तो उस समय पर सरकार को बचत का बजट पेश करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बजट के कंपोनेंट हैं और एक प्रकार से बजट के कुछ पार्ट हमने पढ़े, दो, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। आइए अब हम घाटों के बारे में सीखते हैं कि घाटा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे घाटा क्या है कि अगर व्यय अधिक है और प्राप्तियां कम है तो इस प्रकार का जो मद है वो घाटा कहलाएगी। घाटे आपके 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है बजटीय घाटा, एक होता है बजटीय घाटा, दूसरा आपका होता है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। तीसरा होता है पूंजीगत घाटा, कैपिटल डेफिसिट, पूंजीगत घाटा। चौथा होता है राजकोषीय घाटा। सभी घाटों में ये वाला घाटा सबसे महत्वपूर्ण होता है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। और पांचवा होता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। और छठवां होता है प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। ये 6 प्रकार के घाटे हैं। और सबसे घाटों में जो सबसे इंपॉर्टेंट घाटा होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। ज्यादातर सवाल परीक्षाओं में राजकोषीय घाटे से ही पूछे जाते हैं। बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देयर आर 6 टाइप ऑफ डेफिसिट। और ये प्रभावी राजस्व घाटा है, इसे 2011-12 के बजट से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हम एक एक करके इन घाटों को सीखते हैं। फिर बजट 2022-23 में ये कुछ घाटे अनुमानित किए गए हैं, तो उन आंकड़ों की भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सा घाटा कितने प्रतिशत है। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं बजटीय घाटा। तो बजटीय घाटा किसे कहेंगे, बजट डेफिसिट किसे कहेंगे। इसकी परिभाषा होती है कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ये जो घाटा होता है इसे कहते हैं बजटीय घाटा। दूसरा आपका आएगा राजस्व घाटा किसे कहेंगे, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता, राजस्व व्यय की अधिकता। तीसरा
पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा, कैपिटल डेफिसिट, पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में, पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में पूंजीगत व्यय की अधिकता, पूंजीगत व्यय की अधिकता, ये जो घाटा होता है उसे पूंजीगत घाटा कहते हैं। चौथा जो घाटा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसे बोला जाता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आसान भाषा में राजकोषीय घाटा समझिए कि सरकार की कुल आय की तुलना में, सरकार की कुल आय की तुलना में, कुल आय की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, कुल आय की तुलना में, कुल आय की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, सरकार की कुल आय की तुलना में कुल व्यय की अधिकता को बोला जाता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। यहां पर ध्यान देने योग्य ये बात ये है कि सरकार की सभी प्राप्तियां सरकार की आय नहीं होती हैं, लेकिन सरकार की हर आय सरकार की प्राप्ति होती है। जैसे अगर हम सरकार की आय देखें, ये पूरा सरकार की प्राप्तियां लिखी हुई हैं, ये पूरी सरकार की प्राप्तियां हैं, और इन प्राप्तियों में सरकार की वास्तव में आय कौन कौन है? तो जिन प्राप्तियों पर सरकार की कोई देनदारी नहीं होगी, कोई लायबिलिटी नहीं होगी, वो सारी की सारी प्राप्तियां सरकार की आय होंगी। जैसे सामान्य तौर पर हम अगर किसी से ऋण लेते हैं तो वो प्राप्ति तो है हमारे लिए, लेकिन वो हमारी इनकम नहीं है, हमारी आय नहीं है। क्यों इनकम नहीं है? क्योंकि उस पर हमारी देनदारी बनती है और हमें इन फ्यूचर उस पैसे को ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। तो हमारी वे सभी प्राप्तियां सरकार की आय कहलाती हैं, या वे सभी प्राप्तियां किसी व्यक्ति की आय कहलाती हैं जिस पर देनदारी ना बन रही हो। अब जैसे जितनी भी सरकार की राजस्व प्राप्तियां हैं, तो चूंकि राजस्व प्राप्तियों में आपने फॉर्मूला सीखा है कि सरकार की वे सभी प्राप्तियां जिनके लिए सरकार के लिए एसेट लॉस नहीं होता है, सरकार की देनदारी नहीं होती है, वो सभी सरकार की प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। तो जितनी भी सरकार की राजस्व प्राप्तियां हैं वो सारी की सारी सरकार के लिए आय है। तो करों से जो पैसा मिलता है वो प्राप्तियों के साथ साथ सरकार की आय है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिविडेंड, जो ग्रांट मिलती है सरकार को, फी फाइन फेयर, और सरकार ने जो कर्ज दिया हुआ है उस कर्ज के बदले में सरकार को जो ब्याज मिल रहा है, वो सारी की सारी सरकार की आय है। तो राजस्व प्राप्तियों, जितनी भी सरकार की राजस्व प्राप्तियां हैं वो प्राप्तियों के साथ साथ सरकार के लिए इनकम भी है, अर्थात सरकार के लिए आय है, क्योंकि इन पर सरकार की लायबिलिटी नहीं बनती है। अब पूंजीगत प्राप्तियों में देखते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियों में कौन कौन सी प्राप्तियां सरकार की आय हैं। तो विनिवेश के बारे में क्या ख्याल है आपका? विनिवेश में सरकार को एसेट का लॉस होता है, लेकिन सरकार की देनदारी नहीं बनती है, इसलिए जो विनिवेश होगा वो भी सरकार की आय होगी। इसके बारे में सरकार के द्वारा लिए गए ऋण और अन्य जो देयताएं हैं, सरकार के द्वारा जो ऋण लिया गया है उसमें चूंकि सरकार की देनदारी बन रही है, लायबिलिटी बन रही है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, उसमें सरकार की लायबिलिटी बन रही है, इसीलिए ये सरकार की प्राप्ति तो है, ये मध्य सरकार की प्राप्ति तो है, लेकिन ये सरकार की देनदारी, ये सरकार की आय नहीं है।
दूसरा ऋणों की वसूली, ऋणों की वसूली। तो सरकार ने किसी को ऋण दिया था और उस बंदे ने सरकार को ऋण वापस कर दिया, तो ये जो ऋणों की वसूली हुई है वो भी सरकार की इनकम है। अगर हम किसी व्यक्ति को ऋण दे और उस ऋण के बदले में हमें ब्याज मिल रहा है और वह व्यक्ति ब्याज सहित ऋण को चुका दे, तो वो जितना भी पैसा मेरे पास में आएगा, आपके पास में आएगा, वो आपकी आय होगी। प्राप्तियां तो होगी, वो आपकी आय भी होगी। तो यहां पर हमें एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखना है कि सरकार की हर प्राप्ति सरकार की आय नहीं होती है, और सरकार की वही प्राप्ति सरकार के लिए आय होती है जिस पर किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी या देनदारी नहीं बनती है। तो जो राजकोषीय घाटा होता है, अच्छा जैसे आपने बजटीय घाटा पढ़ा था, तो बजटीय घाटों में से कुल व्यय ज्यादा हो और कुल प्राप्तियां कम हो, यह आपका बजटीय घाटा है। और राजस्व घाटे में राजस्व व्यय ज्यादा हो, राजस्व प्राप्तियां कम हो, यह आपने राजस्व घाटा पढ़ा था। लेकिन राजकोषीय घाटे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि राजकोषीय घाटे में लिखा हुआ है कि सरकार की कुल आय की तुलना में सरकार की कुल व्यय की अधिकता। इसका मतलब यह है, मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार जितना ऋण लेती है वह सरकार का राजकोषीय घाटा होता है। तो देखिए कितनी आसान परिभाषा निकल करके आ गई। ये भारी भरकम शब्द आपके सामने लिखा हुआ, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, ऐसा लगता है रॉकेट साइंस का टर्म लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझने के बाद में इसकी परिभाषा बहुत आसान निकल करके आई कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार जितना कर्ज लेती है, जितना ऋण लेती है, या जितना ऋण लेने का अनुमान जारी करती है, उसी को ही राजकोषीय घाटे के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है उसको 100 रुपए उसको तनख्वाह मिली, सैलरी मिली, और 150 रुपए उसने अपने किसी व्यक्ति से कर्ज ले लिया। तो और इस व्यक्ति का जो खर्चा है वो 300 रुपए है। इस व्यक्ति का जो खर्चा वो 300 रुपए है। तो ये तो सरकार की आय हो गई, ये सरकार की, ये उस व्यक्ति की प्राप्तियां हो गई 150 और प्लस 100 250। तो प्राप्तियों में आय भी जुड़ेगी और साथ ही साथ जो ऋण भी जुड़ेगा। लेकिन ये जो 150 रुपए कर्ज लिया गया है, वो वास्तव में क्या होगा, उस व्यक्ति के लिए राजकोषीय घाटा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार जितना भी ऋण लेती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूनियन बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जितना भी देश के अंदर से, देश के बाहर से ऋण लेती है, उन सभी ऋणों को राजकोषीय घाटे के नाम से जाना जाता है। और सरकार कई प्रकार से ऋण ले सकती है, जैसे जो बाजार, वर्तमान में जो बाजार से लिया गया ऋण है वो सरकार का सबसे ज्यादा है। तो नेक्स्ट, अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में डिराइव करें, जैसे परीक्षाओं में 2 प्रकार के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो एक राजकोषीय घाटे को हम ऐसे लिख सकते हैं, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय माइनस सरकार की कुल प्राप्तियां, सरकार की कुल आय माइनस सरकार की कुल प्राप्तियां। अब अगर सरकार की कुल आय में देखा जाए तो कुल आय कैसे मिलेगी, अगर हम कुल प्राप्तियों में से सरकार के द्वारा लिए गए ऋण और देनदारी को घटा दे, तो ऋण, सरकार के द्वारा लिए गए ऋण एवं अन्य देयताओं को, यानी लायबिलिटी, अन्य देयताओं को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सरकार की कुल आय निकल आएगी, माइनस सरकार की कुल प्राप्तियां। ठीक, गौर से देखिएगा इस फॉर्मूले को। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बराबर कुल आय की तुलना में कुल प्राप्तियों की अधिकता। तो यहां से हमने फॉर्मूला लिख लिया।
कि सरकार के लिए राजकोषीय घाटा कितना होगा, सरकार की कुल आय माइनस सरकार की कुल प्राप्तियां। और हम आपको ये बता ही चुके हैं कि सरकार की हर प्राप्ति सरकार के लिए आय नहीं होती है। तो कौन सी प्राप्ति सरकार के लिए आय होगी, जिस पर सरकार की देनदारी नहीं बनती है। फिर प्रश्न पैदा होता है कि सरकार की देनदारी किसके ऊपर बनती है, तो इसका जवाब है कि सरकार ने जितने भी प्रकार के ऋण लिए हैं उन पर देनदारी बनती है। तो अगर हम कुल प्राप्तियों में से सरकार के द्वारा दिए गए ऋण को घटा दें तो हमको सरकार की कुल आय मिल जाएगी। चलिए इस फॉर्मूले को आगे खोलिए। कुल प्राप्तियां माइनस इस वैल्यू को यहां पर लाइए, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय माइनस उधार एवं अन्य देयताएं। ये किसके बारे में बात हो रही है बेटा, सरकार के बारे में। उधार एवं अन्य देयताएं, ऋण एंड अदर लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, अब ये देखिए कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, हम इसको बजटीय घाटा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि बजटीय घाटा क्या होता है, सरकार की कुल व्यय की तुलना में जब कुल प्राप्तियां कम हो तो इसको बजटीय घाटा बोलते हैं। तो इस वैल्यू यहां से लेकर यहां तक जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू के स्थान पर हमने लिख दिया बजटीय घाटा, और माइनस उधार एवं अन्य देयताएं, तो और यहां पर हमने लिख दिया फिस्कल डेफिसिट, ये हमारा हो गया बजटरी डेफिसिट। तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है और जो बजटीय डेफिसिट होता है, उनका जो डिफरेंस होता है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे में जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है। तो राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे में जो अंतर होता है वो सरकार के द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला आपको यहां से मिल गया। दूसरा फॉर्मूला राजकोषीय घाटे के बारे में और परीक्षा में पूछा जाता है, उसको भी आप देख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला इस प्रकार से ड्राइव होगा, राजकोषीय घाटा वही लिखना है, कुल प्राप्तियां माइनस कुल आय। अब आप चाहे प्राप्तियों को पहले लिख दें या चाहे आप आय को पहले लिख दें, दोनों बातें सही है। अब इसमें वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आ सकती है, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। आप कहे कि सर पहली बार जब आपने राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला लिखा था तो कुल आय यहां पर लिखी थी, कुल प्राप्तियां यहां पर लिखी थी, इससे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं उत्पन्न होगा। कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, कुल प्राप्तियों की जगह पर कुल प्राप्तियां हमने लिख दिया, और कुल प्राप्तियों में दोनों आ जाएंगे, राजस्व प्राप्तियां माइनस पूंजीगत प्राप्तियां। कुल आय को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कुल आय को यहां पर देखिए, सरकार की कुल आय क्या है, सारी की सारी राजस्व प्राप्तियां सरकार की आय है, और सरकार के द्वारा लिए गए ऋण को अगर हम निकाल दें तो पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश सरकार की आय है, और सरकार के द्वारा जो ऋणों की वसूली की गई है वो भी सरकार की आय है। तो ये जो प्राप्तियां लिखी हुई हैं, सारी की सारी राजस्व प्राप्तियां सरकार की आय हैं, और पूंजीगत प्राप्तियों में कौन कौन सरकार की आय है, तो पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश सरकार की आय है और ऋणों की वसूली भी सरकार की आय है। पूंजीगत प्राप्तियों में कौन सरकार की आय नहीं होगी, पूंजीगत प्राप्तियों में कौन सरकार की आय नहीं होगी, सरकार के द्वारा लिए गए ऋण। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कुल आय में हम क्या लिख सकते हैं, सरकार की सारी राजस्व प्राप्तियां सरकार के लिए आय है, प्लस विनिवेश से जो भी पैसा प्राप्त हुआ है वो सरकार की आय है, प्लस ऋणों की वसूली
प्लस ऋणों की वसूली, प्लस ऋणों की वसूली, ये भी सरकार की आय है। तो दूसरा परीक्षा के लिए, पेपर के लिए, कंपटीशन के लिए आपके लिए राजस्व घाटे के दो फॉर्मूले ड्राइव होकर के हो गए, और ये फॉर्मूले हैं। अगर फॉर्मूले के रूप में राजकोषीय घाटा पूछा जाता है एग्जाम में तो आप ये सही करेंगे। अदरवाइज समझने के लिए कि सरकार का राजकोषीय घाटा क्या है, तो एक वित्त वर्ष में सरकार जितना ऋण लेती है उसे ही राजकोषीय घाटे के नाम से जाना जाता है। राजकोषीय घाटे के बाद में फिर जो नेक्स्ट घाटा है, जो चौथा है, उसे बोला जाता है प्राथमिक घाटा, उसे बोलते हैं प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। और प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? अगर हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को सब्ट्रैक्ट कर दें, ब्याज के भुगतान को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल के आ जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज को घटाने के बाद में, ब्याज के भुगतान जो हमने किया उसको घटाने के बाद में जो घाटा निकल करके आता है वो प्राथमिक घाटा कहलाता है। जाहिर सी बात है कि प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से कम होगा या ज्यादा होगा। ऑब्वियसली प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से कम होगा, क्योंकि राजकोषीय घाटे में से हमने ब्याज के भुगतान को घटा दिया है। और ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि यदि प्राथमिक घाटे में से, यदि प्राथमिक घाटा में ब्याज का भुगतान जोड़ दें, तो कौन सा घाटा निकल के आएगा? आप 75 कर लीजिए, माइनस ब्याज का भुगतान। जब ये वैल्यू इस तरफ जाएगी तो जुड़ जाएगी, और इस तरफ क्या बच जाएगा बेटा? इस तरफ बच जाएगा राजकोषीय घाटा, इस तरफ बच जाएगा राजकोषीय घाटा। ठीक, तो राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज का भुगतान। ठीक, नेक्स्ट जो है वो आपका आखिरी घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा माइनस अनुदान का प्राप्त अनुदान का पूंजीगत व्यय। राजस्व घाटे में से अनुदान की वह राशि जिसको पूंजीगत व्यय में खर्च किया है, उसको घटाने के बाद में प्रभावी राजस्व घाटा निकल करके आता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमें किसी ने 1000 रुपए का अनुदान दिया, अगर हमें किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए का अनुदान दिया, तो हमारे पास में इसको खर्च करने के दो तरीके हैं। या तो हम इसका प्रयोग राजस्व व्यय में करें। राजस्व व्यय में कैसे करेंगे? अपने कर्मचारियों को सैलरी दे दी, पेंशन दे दी, सब्सिडी के कामों में इसको खर्च कर दिया। और दूसरा तरीका यह है कि इसको हम पूंजीगत व्यय में खर्च करें। अगर हमें किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का अनुदान दिया है, तो हमारे पास में कितने केसेस निकल करके आते हैं कि एक तो इसको हम राजस्व व्यय में खर्च कर सकते हैं पूरा का पूरा, दूसरा इसको पूरा का पूरा पूंजीगत व्यय में खर्च कर सकते हैं। तो इस अनुदान को अगर हम पूंजीगत व्यय में खर्च करते हैं तो राजस्व घाटे में से इस वैल्यू को घटाने के बाद में जो घाटा निकल के आएगा उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहा जा सकता है। एक केस हमारा और बन सकता है, जैसे ये 1000 रुपए है, तो सपोज दैट 1000 में से 400 रुपए हमने राजस्व व्यय में खर्च किए और 600 रुपए पूंजीगत व्यय में खर्च किए। तब यहां पर कितनी वैल्यू घटाई जाएगी? तब यहां पर वैल्यू घटाई जाएगी 600। अर्थात सरकार को जो अनुदान प्राप्त होता है
वो जो अनुदान है उसका कितना हिस्सा पूंजीगत व्यय में खर्च किया गया है, उसी को जब राजस्व घाटे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो प्रभावी राजस्व घाटा निकल करके आता है। तो इस प्रकार से ये बजट के महत्वपूर्ण घाटे हैं और परीक्षाओं में हमेशा जो घाटे होते हैं वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे कहीं पर आपने पढ़ा कि सरकार का राजकोषीय घाटा 6.4% है, तो ये जो परसेंट वैल्यू दी गई है ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बजट के कुछ कॉन्सेप्ट थे और जो थोड़ा बहुत बजट का कॉन्सेप्ट रह गया है, जैसे जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह हो गए, उसको ऑलरेडी आप पढ़ते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या रोल होता है कि संसद ने संचित निधि से जो भी धन सरकार के मंत्रालयों को खर्च करने के लिए दिया गया है वह धन सही रूप में खर्च हो रहा है या नहीं खर्च हो रहा है, इसकी जांच करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। और एक कमेटी आप लोग पढ़ते हैं एस्टीमेट कमेटी, तो ये बजट के अनुमानों से संबंधित काम करती है। तो ये जो है घाटे हमने सीख लिए और अब हम कुछ बजट 2022-23 में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं और कुछ आंकड़े आपको परीक्षाओं के लिए याद करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं ये और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। उम्मीद है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो साथ में पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और यहाँ पर जितने भी आंकड़े आपके सामने आएंगे उन सबको आप नोट करते हुए चलेंगे। और कोशिश की गई है कि बजट में जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं वो इसी में कवर कर दी जाए, लेकिन फिर भी अगर हमको ऐसा लगता है भविष्य में कि कुछ आंकड़े छूट गए हैं और वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो हम एक वीडियो आपका बजट पर और बना करके अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके कुल जो आपके पास में 4 वीडियो हो जाएंगे बजट से और इतना सफिशिएंट है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप बजट से संबंधित सारे के सारे सवालों को सही करके आएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो देखिए बजट में 2022-23 के बजट में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है बजट का आकार, तो ये आपको याद रखना है। बजट का आकार 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसका जो आकार है 39,44,909 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है 2022-23 के लिए। अर्थात जो शुरुआती क्लासों में हमने बजट के बारे में बताया था कि बजट वास्तव में क्या होता है कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना खर्च चलाने के लिए भारत की संचित निधि से संसद से जो धन की मांग करती है उसी को बजट कहा जाता है। तो लगभग 39.45 लाख करोड़ रुपए, अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित किया है सरकार के द्वारा ने। और बजट को चूंकि बजट में प्राप्तियों का भी विवरण होता है, व्यय का भी विवरण होता है और इस बजट में जो ये बजट का आकार है ये आमतौर पर सरकार के व्यय को बताता है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक सरकार को खर्च करने के लिए कुल कितनी धनराशि की जरूरत है, ये धनराशि लिखी गई है। अब चूंकि बजट को अभी इतना तो खर्च है और अगर प्राप्तियों वाले सेक्शन को देखा जाए तो इसमें से जैसे राजस्व प्राप्तियां लिखी हुई हैं तो राजस्व प्राप्तियां करीब 22 लाख करोड़ रुपए की सरकार की जो है प्राप्तियां हैं, 22 लाख करोड़ रुपए की सरकार की प्राप्तियां हैं। और इसमें सरकार की राजस्व प्राप्ति
22 लाख करोड़ रुपए की सरकार की राजस्व प्राप्तियां हैं और पूंजीगत प्राप्तियां करीब 7.5 लाख करोड़ की है और करीब सरकार ने 15 से 16 लाख करोड़ रुपए का कुछ ऋण लिया हुआ है जिसको राजकोषीय घाटे के रूप में दिखाया गया है, उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये आंकड़ा ज्यादा आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे पूछा जाता है कि बजट का आकार कितना रहा। 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट का आकार रहा। 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी में जो ग्रोथ रेट अनुमानित की गई है वो 9.2% अनुमानित की गई है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। 2022-23 के लिए जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% अनुमानित की गई है। यहां से खूब सवाल बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इनको रखिए कि सरकार को जो प्राप्तियां हो रही हैं, जिन जिन मदों से सरकार को पैसा मिल रहा है, वो पैसा सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है। जैसे इसमें से लिखा हुआ है ऋण एवं अन्य देयताएं, यानी कि प्राप्तियों में 2022-23 के लिए सरकार ने अनुमानित किया हुआ है कि उसकी प्राप्तियों में सबसे बड़ा स्रोत कौन निकल करके आएगा। सरकार के द्वारा लिए गए ऋण एवं अन्य देयताएं 16%, ठीक है, 16%। अगर हम सरकार का कुल व्यय 16 रुपए मान लें तो इस 16 रुपए में से जो 16 रुपए है वो ऋण एवं अन्य देयताओं के साथ में आएंगे। यानी 39.45 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया है उसमें से 16% सरकार पैसा ऋण देगी। आप समझ सकते हैं इस बात को। दूसरा 15% कॉर्पोरेट टैक्स से आएगा, 15% इनकम टैक्स से आएगा, 7% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी संघ उत्पाद शुल्क से आएगा और 5% कस्टम से आएगा। तो शुरुआत के 3-4 याद रखिएगा, इतना सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन कई जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं जैसे सिविल वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें से कभी कभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजाने के लिए आपको दे दिया जाता है। तो अगर आपको ये क्रम याद रहेगा तो फिर काफी सारे सवालों को सॉल्व करने की पोजीशन में आप रहेंगे। दूसरा, अभी हमने प्राप्तियों की मदें देखी, अब व्यय की प्रमुख मदें, अर्थात ये जो 39.45 लाख करोड़ रुपए है इसमें से सरकार सबसे ज्यादा कहां पर खर्च कर रही है। तो आप देख रहे हैं टॉप पर है ब्याज का भुगतान, अर्थात जो हमने कर्ज लिया है, चाहे वो इस वित्तीय वर्ष में कर्ज लेंगे या पिछले वित्तीय वर्षों में सरकार ने जो कर्ज लिया हुआ है उसके ब्याज का भुगतान करने में सरकार को 20% धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए जो ब्याज का भुगतान है उसे नॉन डेवलपमेंट माना जाता है। दूसरा, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा वो 17% है। 39 लाख करोड़ रुपए में से 17% जो पैसा है वो राज्यों को दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। और आप जानते हैं कि यहाँ पर वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वित्त आयोग की सिफारिश के द्वारा ही सरकार को अपने द्वारा लगाए गए जो कर होते हैं उनका कुछ हिस्सा सरकार को देना होता है, राज्य सरकारों को देना होता है। तीसरा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर सरकार 15% खर्च करेगी कुल बजट के आकार का। फाइनेंस कमीशन 10%, रक्षा में 8% खर्च करेगी। डिफेंस जो व्यय है सरकार का, सब्सिडी में सरकार 8% का खर्चा करेगी। तो कम से कम ये 3 आंकड़े आपको याद होने चाहिए। ब्याज का भुगतान में सबसे ज्यादा सरकार खर्च करती है, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में व्यय आएगा। नेक्स्ट, घाटा देखते हैं हम लोग। जैसा कि हमने शुरुआती क्लासों में बताया है कि किसी भी साल के वित्तीय वर्ष के बजट में आपको 3 आंकड़े मिलते हैं जो आपका वित्तीय वर्ष आने वाला है उसके अनुमानित आंकड़े पेश किए जाते हैं। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके 2 आंकड़े होते हैं, बजट एस्टिमेशन और रिवाइज एस्टिमेशन। और तीसरा 2020-21 के लिए अनुमान एक्चुअल आंकड़ा दिया गया है। तो जो 2022-23 का बजट है
उसमें से राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है जीडीपी का 6.4%। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022-23 के लिए जीडीपी का घाटा जो है राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है जीडीपी का 6.4%। और यहां पर हमने ये वैल्यू भी लिखी हुई है कि 2022-23 के बजट में सरकार ने कहा है कि लगभग 16,61,196 करोड़ रुपए सरकार जो है कर्ज लेगी। दूसरा 2020-21 के लिए जो सरकार का राजकोषीय घाटा रहा वो रहा 9.2%। तो 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.2% रखा और ये वैल्यू लिखी हुई है 18,18,291 करोड़ रुपए। ठीक, राजस्व घाटा, ऐसे राजस्व घाटा आप देख सकते हैं कि 2022-23 के लिए राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है 3.8% और 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा रहा 7.3%। प्राथमिक घाटा 2.8% अनुमानित किया गया है 2022-23 के लिए। और अगर पेपर में पूछा जाए कि सरकार के घाटों में सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है तो इसका सही जवाब होगा राजकोषीय घाटा। आप आंकड़ा भी देख रहे हैं, सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा जो राजकोषीय घाटा होता है वो 6.4% होता है। और अगर इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए आ जाए तो आप देख रहे हैं कि प्राथमिक घाटा सबसे कम है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका बजट 2022-23 में सरकार ने 13 महीने के इंपोर्ट कवर के बारे में बात कही है। जैसे सरकार ने बजट में कहा कि 20-21 जनवरी के आसपास हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 634.278 बिलियन डॉलर था। यानी भारत का 20-21 जनवरी के आसपास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 634.287 बिलियन डॉलर था। और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितने महीनों के लिए आयात के लिए सफिशिएंट है? इसका सही जवाब है 13 मंथ। इसको इंपोर्ट कवर के नाम से जाना जाता है। बजट की अन्य प्रमुख घोषणाओं में सरकार ने कहा है कि 2022-23 में सरकार 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा? 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। बजट में अमृतकाल शब्द का जिक्र किया गया और आप सब जानते हैं कि हम लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं 2022 में। और इस बार का जो बजट पेश किया गया है वो आगामी 25 वर्षों की अवधि को ध्यान में रख करके पेश किया गया है। इसीलिए बजट में अमृतकाल की भी चर्चा की गई है और इस अमृतकाल की अवधि है 25 वर्ष। इसे आपको याद रखना है बच्चों कि अमृतकाल की अवधि बजट में बताई गई है 25 वर्ष, अर्थात कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य से लेकर के आजादी के 100 वर्षों तक में इसका बजट में सरकार का खाका खींचा गया है। दूसरी बजट में महत्वपूर्ण घोषणा पीएम गतिशक्ति मिशन की गई है और इसके लिए परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि पीएम गतिशक्ति मिशन के कितने इंजन हैं? तो पीएम गतिशक्ति मिशन में 7 इंजनों की बात की गई है। पहला, पीएम गतिशक्ति मिशन के तहत रोड का निर्माण किया जाएगा, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे और लॉजिस्टिक्स। ये पीएम गतिशक्ति मिशन के 7 इंजन हैं। इन्हें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आगामी परीक्षाओं में बनेंगे। नेक्स्ट, बजट की 4 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। पहला, पीएम गतिशक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा सनराइज में अवसर, जैसे आईटी सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर से संबंधित इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है, ऊर्जा ट्रांजिशन और जलवायु कार्रवाई, और चौथा है निवेश करने के लिए सरकार के द्वारा फाइनेंसिंग। तो ये बजट की 4 प्राथमिकता हैं। नेक्स्ट,
400 न्यू जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है। तो सरकार ने बजट 2022-23 में कितने वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की बात कही है? 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की बात सरकार के द्वारा की गई है। कितने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को निर्मित किया जाएगा? 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। किसान ड्रोन की बात कही गई है इस बजट में। किसान ड्रोन होगा और ये किसान ड्रोन करेगा क्या? ये फसलों का मूल्यांकन करेगा, असेसमेंट करेगा और जो भूमि के रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटाइज करेगा। साथ ही साथ जो कीटनाशक वगैरह है इस ड्रोन की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जाएगा। तो किसान ड्रोन का यूज किस में होगा? फसलों के मूल्यांकन में, जो भूमि रिकॉर्ड है उनके डिजिटलीकरण में और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की छिड़काव में भी किया जाएगा। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात कही गई है। तो बजट के अनुसार कितनी डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी? एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। और 1 क्लास 1 टीवी चैनल के बारे में कहा गया है कि अब 1 क्लास 1 टीवी चैनल में चैनलों की संख्या को 12 से बढ़ा करके 200 किया जाएगा। यानी अब 200 चैनलों तक प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल को प्रमोट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है बजट की और इस पर काफी कुछ विवाद भी हुआ है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जैसे सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगाया हुआ है और साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये घोषणा की गई कि जल्दी ही आरबीआई 2022-23 में ही अपनी डिजिटल करेंसी को लेकर के आएगा। ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसका संबंध एमएसएमई से है। एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने इस योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है और इसके तहत 4.5 लाख करोड़ तक के ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार के द्वारा 2.7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसके तहत कहा गया है कि सरकार 80 लाख अतिरिक्त घरों का निर्माण करवाएगी। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की जो है घोषणा की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए कि रेलवे स्टेशनों में जिन स्टेशनों में जहां के प्रोडक्ट फेमस होंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है, उसी की तर्ज पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना को शुरू किया गया है। जो पार्सल हैं, पार्सल के जो तेजी के साथ में मूवमेंट के लिए पोस्टल और रेलवे नेटवर्क का एकीकरण किया गया है, उनका इंटीग्रेशन किया गया है। गंगा के किनारे नेचुरल फार्मिंग की जाएगी, जैविक कृषि की जाएगी जिसमें हरित खादों का प्रयोग किया जाएगा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसकी भी घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। जैसे वर्तमान में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलता है तो देश के लगभग 114-15 जो जिले हैं वो आपके आकांक्षी जिले हैं। अब आकांक्षी जिलों की तर्ज पर ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलाया जाएगा। आकांक्षी जिले सरकार ने किसे कहा हुआ है कि देश के जो अति सबसे पिछड़े जिले हैं उनको आकांक्षी जिलों का दर्जा दिया गया है और ये नीति आयोग के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आजादी के 75 वर्षों की उपलब्धि को देखते हुए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक की स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा डैश स्टैक ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में अपग्रेडेशन किया गया है। साथ ही साथ हर घर जल से नल के तहत 3.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा, ऐसा बजट 2022-23 में कहा गया है। 2023 को बाजरे के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। और ये रोपवे कहाँ के लिए होंगे? जो हिली एरियाज होंगे, जो हिली स्टेट होंगे, उनके लिए ये रोपवे होंगी। और इसी को आप इसका एक नाम याद रखेंगे, दूसरा जैसे पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हम लोगों के यहाँ सागरमाला कार्यक्रम चलता है, भारतमाला कार्यक्रम चलता है, सड़कों के विकास के लिए भारतमाला कार्यक्रम चलता है, बंदरगाहों के विकास के लिए सागरमाला कार्यक्रम चलता है। तो इस बार के बजट में सरकार पर्वतमाला लेकर के आई हुई है और इसी को नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तरी सीमा पर स्थित जो सीमावर्ती गांव हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख वगैरह हो गया, और इन सीमांत गांवों के विकास के लिए सरकार एक कार्यक्रम लेकर के आई हुई है, जिसे जीवंत ग्राम कार्यक्रम का नाम दिया गया है। तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम क्या है? उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम। दूसरा डिवाइन, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। डिवाइन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, अर्थात पूर्वोत्तर भारत के। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि डिवाइन का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे डिवाइन का संबंध नॉर्थ ईस्ट से है, यानी पूर्वोत्तर भारत के विकास से है कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। दूसरा, एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, उनके लिए सरकार रैंप प्रोग्राम लेकर के आई है। रैंप, इसे आप याद रखेंगे। रैंप का संबंध किससे है? रैंप का संबंध सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से है, और इस रैंप की फुल फॉर्म है रेसिंग एंड एक्सीलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम, पीएलआई। जैसे बजट में आपने कहा होगा कि सरकार ने 7 लाख नई नौकरियों की बात की हुई है, 7 लाख नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा। तो ये जो 7 लाख नई नौकरियां हैं, ये पीएलआई, आप जानते हैं पीएलआई सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के नाम से जाना जाता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना। और पीएलआई कुल कितने सेक्टरों में काम कर रही है? 14 सेक्टरों में काम कर रही है। तो पीएलआई के तहत 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा वस्तुओं सेवाओं का, तथा इसमें 60 लाख नई नौकरियों की संभावना भी सरकार ने तलाशी है। और नेक्स्ट जो फैक्ट है वो ये है कि सरकार ने वित्तीय बजट 2022-23 में घोषणा की है कि वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी। तो सरकार के द्वारा 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की बात कही गई है? इसका सही जवाब है 4, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। अर्थात इसमें से कुछ पूंजी सरकार लगाएगी, गवर्नमेंट लगाएगी, और कुछ पूंजी इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी लगी होंगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से तात्पर्य है कि जहां पर रेल परिवहन की भी सुविधा होगी, वायु परिवहन की भी सुविधा होगी, सड़क परिवहन की भी सुविधा होगी, उन्हें मल्टी मॉडल के नाम से जाना जाता है। और कवच तकनीक के तहत 2000 किलोमीटर रेल मार्ग नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। बच्चों, कवच तकनीक क्या होती है कि अगर एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आमने सामने की ओर आ गई, तो ये दोनों ट्रेनें एक निश्चित दूरी पर अपने आप रुक जाएंगी और इन ट्रेनों में किसी भी प्रकार का कोई कोलिजन या टक्कर नहीं होगा। इस तकनीक को कवच तकनीक के नाम से जाना जाता है। तो कवच तकनीक के तहत आगामी 3 वर्षों में 2000 किलोमीटर रेल मार्ग नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। तो ये बजट 2022-23 की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। और अभी हम बजट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपकी परीक्षाओं के लिए
क्या और पॉइंट बजट से निकल सकते हैं, तो एक वीडियो और बजट पर बना करके आपको देंगे और इस प्रकार से आपके पास में 3 से 4 वीडियो हो जाएंगे और इनको आप अच्छे से देखिएगा। इसमें हमने सबसे पहले बजट के कॉन्सेप्टों को बताया हुआ है और उसके बाद में बजट के जितने भी फैक्चुअल डेटा हैं उनको भी अवगत कराया हुआ है। और इसी के साथ में जो है उम्मीद है कि आप लोगों को निश्चित रूप से पढ़ाई में इससे काफ़ी आसानी हो रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।